हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 एंड 25 के। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इकोनॉमी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 25 लेक्चर्स इकोनॉमी के कवर किए थे, जिसमें हमने इकोनॉमी के सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इकोनॉमी का पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक किया था रिविजन लेक्चर, जिसमें जो भी हम लोगों ने इन 25 लेक्चर्स में पढ़ा है या कुछ अगर एक दो टॉपिक रह गए होंगे, जो भी चीजें हैं, तो वो सारा कुछ हमने उस रिविजन लेक्चर में कवर किया था। तो अगर किसी ने इकोनॉमी पहले ही पढ़ रखा है, फिर उस रिवीजन लेक्चर को उन्होंने देखा है, तो उनके लिए हेल्पफुल है। और किसी ने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ा है और फिर रिवीजन लेक्चर आपका देख के फिर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उनको चीजें और बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये था। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमी सिर्फ पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि मैं प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही आपकी प्रेपरेशन कराऊंगी। ठीक है, तो 25 लेक्चर्स के बाद आपके आए रिवीजन लेक्चर, जो कि 2 पार्ट में आपके रहे। और इन रिवीजन लेक्चर के बाद हम लोग कर रहे हैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2016-17 का कर लिया, 18-19 का, 2021 का, 22-23 का कर लिया, और ये आपका 24-25, ये 5वां पार्ट है हमारे पीवाईक्यू का। तो बेसिकली मेरा ये एम है कि मैं आपको पहले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं, जो आपके 163 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा 337 मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं, जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, आपके लिए। तो बेसिकली मेरा ये एम था कि प्रीलिम्स के लिए मैं आपको 500 क्वेश्चंस करा दूं बहुत अच्छे से। तो वो हम लोग कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग करेंगे मेंस के 100 क्वेश्चंस कवर, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं पिछले 5 सालों के, एंड देन कुछ अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे मेरा ये एम है कि इकोनॉमी क्या आपका चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए, ये मेरा एम है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इसी के ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के पूरे सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट वगैरह नहीं देखी है, तो आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो ये कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है आपका सीबीएलओ, ये किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? तो ये सीबीएलओ है क्या? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिकली आपके मतलब जो कोलेटरल बैक्ड जो सिक्योरिटीज होती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है ना, वो कहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो, कहाँ पे ये चीजें होती है, वो आपको बताना है। तो बॉन्ड मार्केट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉरेक्स मार्केट जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि फॉरेन करेंसी की मार्केट। तो इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है। तीसरा है आपका मनी मार्केट। ऑब्वियसली मनी मार्केट में आप लोग कोलेटरल बोरोइंग जैसे बॉन्ड वगैरह है, उसको एक्सचेंज करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो। तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। फर्टिलिटी रेट क्या होता है आपका? फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक विमेन कितने बच्चे अपने चाइल्ड बेयरिंग जो एज होते हैं 15 से लेके 49 ईयर्स तक, उसमें कितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो आपका कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के पीछे का रीजन होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सके, डेमोग्राफिक एनालिसिस कर सके, पॉलिसी वगैरह प्लान कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1,000 people in the population in a year, गलत। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to a couple in their lifetime in a given population, ये भी गलत है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये भी गलत है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, एकदम ठीक है। तो जो भी उनके फर्टिलिटी ईयर्स होते हैं ना, उसमें वो कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो है ये। तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, ये यूजुअली आपका बैंक्स के लिए होता है, कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनडायरेक्ट फंड ले सकती है बैंक के थ्रू, बट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSAC, ये स्टेटमेंट ठीक है आपका। FII इंडिया में जो आपके सेंट्रल बैंक RBI वगैरह के गाइडलाइंस के थ्रू ना GSAC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको उनकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तो ये ठीक है। इसके बाद है इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट, ये भी ठीक है। तो सेबी ये चीज अलाउ करता है, जो आपके NSE BSE है ना, उनके पास ये डेट सेगमेंट होते हैं, तो वो आपको सेपरेट प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपका सेकंड एंड थर्ड डी इज द राइट आंसर।
इसके बाद है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। इनमें से कौन कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और आपके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं इनमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल कर सकती हैं, ये आपके लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जीसैक दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आपके पेंशन फंड्स, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में, जीसैक में भी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी। फिर आपके रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि मैं और आप जैसे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही अलाउड है, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट, एसेट जो वैल्यू क्रिएट करता है और ट्रेड हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, ईटीएफ्स जो है आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सारे ही, ठीक है। तो इनमें से आपके ईटीएफ है, मोटर व्हीकल नहीं होगा, मोटर व्हीकल एक फिजिकल एसेट है। और तीसरा आपका करेंसी स्वैप, ये भी आपका एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी काउंट होगा, तो 1 एंड 3 आपका डी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि कौन से सेक्टर को ये बिलोंग करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट सेक्शन में देना मुझे। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। आइटम्स, फार्मर प्लग, कंप्यूटर, यार्न यूज्ड बाय वीवर, पेट्रोल। कैटेगरी, तो फार्मर प्लग आपका वर्किंग कैपिटल में आता है, ये आपका फिक्स कैपिटल में, ये भी फिक्स कैपिटल में, और ये आपका वर्किंग कैपिटल में। इसको समझते हैं सबसे पहले ध्यान से। तो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल कितने तरीके के होते हैं, पहला है फिक्स कैपिटल जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट में यूज होते हैं, मल्टीपल काम में यूज होते हैं, प्रोडक्शन के काम में यूज होते हैं, जैसे कि आपके मशीन, कंप्यूटर, जो यहाँ पे फार्मर का प्लग है ये भी इसमें आता है, बिल्डिंग्स वगैरह भी इसमें आते हैं। और दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म एसेट जो कि आपका कंज्यूम होता है एक प्रोडक्शन साइकिल में, वो आपका वर्किंग कैपिटल है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फ्यूल या इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, पेट्रोल वगैरह, यार्न वगैरह, वो सब आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फार्मर्स प्लग, ये आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। दूसरा आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका फिक्स्ड कैपिटल है, ये ठीक है। यार्न यूज बाय वीवर, ये भी आपका वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ठीक है। फिर आपका पेट्रोल, पेट्रोल आपका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें से कितने पेयर ठीक है, ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये जो फ्रेज है आपका एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स, इसका मतलब ये है आपका कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स का मतलब है जैसे कंप्यूटर के अंदर जो दुनिया बनाई होती है ना, गेम वर्ल्ड वगैरह जो होते हैं, बिल्डिंग रोड वगैरह, गेम्स वगैरह जब आप खेलते हो, वो चीज। और दूसरा आपका इंटरऑपरेबल नेटवर्क, इसका मतलब होता है ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड से दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड में मूव करना। तो बेसिकली जैसे हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप में इजीली स्विच कर जाते हैं ना, वो चीज ये आपका कह रहा है। तो बेसिकली एक ही टाइम पर मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है ना, मतलब लाखों लोग एक ही टाइम पर एक डिजिटल वर्ल्ड में आपका घुस सकते हैं और एक डिजिटल वर्ल्ड से दूसरे डिजिटल वर्ल्ड में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज ये कह रहा है। तो बेसिकली एक ऐसी डिजिटल दुनिया आपकी कंप्यूटर वाली 3D दुनिया जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जहां लोग वर्चुअली चीजों को ओन भी कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये चीज, ठीक है। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है और आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा आइटम है वो चीज, मतलब क्या चीज है जो इस चीज को करेक्टली डिफाइन करती है। पहला आपका बिग डेटा एनालिटिक्स, ये आपका लार्ज डेटा सेट का एनालिसिस करना है, उस चीज से रिलेटेड है, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। दूसरा है आपका क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी तो सिक्योर कम्युनिकेशन हो, डेटा इंक्रिप्शन हो, उन चीजों से रिलेटेड है। तीसरा है आपका मेटावर्स, एकदम ठीक है, इंटरकनेक्टेड 3D वर्ल्ड से रिलेटेड है, वर्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, परफेक्ट मैच है ये। फिर चौथा है आपका वर्चुअल मैट्रिक्स, ये आपका साइंस फिक्शन टर्म है, तो ये नहीं है, इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि अगर आप इतने से ज्यादा प्रॉफिट अगर आप कमाते हो, ठीक है, एक साल में,
तो आपको अपनी सोसाइटी की तरफ कुछ ना कुछ काम करना होगा, चाहे आप स्कूल में कुछ कर दो, स्कूल में बेंच वगैरह बनवा दो या किसी पार्क वगैरह बनवा दो, मतलब किसी भी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है? तो वो आपका कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंडेटरी होता है हर कंपनी को। जिस कंपनी का टर्नओवर जो है ना आपका 500 करोड़ से 1000 करोड़ से ज्यादा जाता है, प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, तो उनको मैंडेटरी है कि उनको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी एक्टिविटी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या है, सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटी। तो बेसिकली सीएसआर रूल्स में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कंपनी या एम्प्लॉय को डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना वो नहीं मिलना चाहिए उस एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो या पार्क वगैरह स्कूल वगैरह में कोई भी काम कर रहे हो, उससे कंपनी को या एम्प्लॉय को किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये एकदम ठीक है। दूसरा है आपका सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटी। ये गलत है। मिनिमम 2% का स्पेंडिंग जो है ना वो स्पेसिफाई कर रखा है कि 2% आपको अपने प्रॉफिट का स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये गलत है, तो ये सही है, ओनली वन इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको समझते हैं ऐसे, जैसे आप मान लो कि आपके दोस्त ने ना आपसे 1000 रुपए लिए हैं, ठीक है? लेकिन 1000 रुपए उसने ले लिए, अब आप वापस गए उससे लेने की, तूने पैसे लिए थे मुझे पैसे वापस कर, तो उसने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा पैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे? गलत। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसके पास नहीं है, वो बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आएंगे तब आपको दे देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पैसे डूब गए चले गए। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना डिफॉल्ट, यानी कि अगर वो अपना पेमेंट नहीं चुका पा रही है, जो भी उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर से पैसे लिए थे वो, तो क्या इनको इनकी पेमेंट कभी नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी इनको इनकी पेमेंट, जब उनके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? दूसरा, स्टेटमेंट 2, द यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो यूएस की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ अगर सरकार को आरबीआई से लोन लेना है या कुछ लेना है तो बॉन्ड वगैरह देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन यूएस की गवर्नमेंट अगर ऐसे लोन वगैरह लेती है ना तो उनको कुछ नहीं देना पड़ता, कोई हार्ड एसेट कुछ भी नहीं देना पड़ता, जस्ट फेथ होता है, गवर्नमेंट ने मांगा है तो आपको देने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक कोई पेमेंट अपनी डिफॉल्ट की नहीं है। अगर 100 रुपए लिए हैं 12 महीने के लिए, तो 12 महीने बाद आपको या 12 महीने से पहले 100 रुपए चुका दिए गए हैं, ठीक है? तो इस वजह से रेप्यूटेशन अच्छी है, कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो उनको भरोसे पर ही लोन दे दिया जाता है, ठीक है? तो स्टेटमेंट सेकंड एकदम सही है आपका। तो स्टेटमेंट 1 गलत था, स्टेटमेंट सेकंड सही था हमारा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपीस। ठीक है, डिजिटल रुपीस को लेके है ये। डिजिटल रुपीस क्या होता है? तो जो भी आरबीआई मतलब जैसे हमारे जो कैश वगैरह है उसको डिजिटल फॉर्म में जो आरबीआई इशू करता है ना, वो आपका डिजिटल रुपीस कहलाता है, ठीक है? जैसे आपका 100 रुपीस का नोट है तो वो 100 रुपए है, सिमिलरली वो 100 रुपए आपका डिजिटल फॉर्म में जो आ जाएगा ना वो आपका डिजिटल रुपी कहलाता है, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। एकदम ठीक है, आरबीआई इशू कर रहा है, सोवरेन है यानी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको, और मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल में है। जैसे कि आज हमारे पास जो नोट एंड कॉइन्स हैं, आरबीआई को जब भी मनी सप्लाई बढ़ाना घटाना होता है तो वो पूरा कंट्रोल है ना आरबीआई के पास, सिमिलरली इसका भी कंट्रोल पूरा आरबीआई के पास रहेगा, ठीक है? तो फर्स्ट सही है। दूसरा क्या है, इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, जो पैसा आरबीआई इशू करती है वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है, ठीक है? नोट है, कॉइन्स है, डिजिटल रुपीज है, ये सब कुछ लायबिलिटी है। तो आपका सेकंड भी सही है। थर्ड है, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। तो ये गलत है आपका, ये आपका फियात मनी है, पैसे ही है, ठीक है? ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड नहीं है। जब आपका इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, उसका असर जो है इस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो थर्ड गलत है आपका। फोर्थ क्या है, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ये ठीक है, अगर आपके पास डिजिटली आपके पास 100 रुपए प्रेजेंट है तो उसके बदले आप फिजिकल कैश 100 रुपए ले सकते हो कभी भी, और इसका उल्टा भी हो सकता है, फिजिकल कैश है तो उसका डिजिटल कैश भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो ये ठीक है आपका, और आपका फर्स्ट सेकंड ठीक था, फोर्थ ठीक था, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1,
सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोअर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। स्टेटमेंट 2 है आपका, द सिंडिकेटेड लोन्स कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ द फंड बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अब सुनो ध्यान से, सिंडिकेट फंड क्या होता है, सिंडिकेट लेंडिंग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो एक कंपनी को 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब एक बैंक इतना बड़ा रिस्क अकेले नहीं ले सकता है कि उसको 10,000 करोड़ का लोन दे दे। तो होता क्या है ना, इस 10,000 करोड़ के लोन को ना 5 से 10 बैंक आपके मिलकर देते हैं। तो ये जो लोन है ना, ये आपका कहलाता है सिंडिकेट लोन, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, तो जो रिस्क है वो आपका एक बैंक पर नहीं है बल्कि सभी बैंक्स पर आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका कह रहा है कि जो आपका सिंडिकेटेड लेंडिंग है ना, यानी कि ये इस तरीके से जो लोन दिया जाता है ना, इस लोन का फायदा ये है कि ये जो है ना, रिस्क जो है ना, बोरोअर का जो रिस्क है वो आपका मल्टीपल लेंडर्स पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो वो एकदम सही है, मल्टीपल लेंडर्स पे शिफ्ट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि जो आपका सिंडिकेट लोन है ना, वो या तो आप एक ही बार में ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्रेडिट लाइन में नहीं ले सकते। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है जैसे आपको 100 रुपए लेने हैं अगर सिंडिकेट लोन में, तो आप आज 20 रुपए ले लो, कल 50 रुपए ले लो, फिर बचे हुए पैसे ले लो, 30 रुपए ले लो, इस तरीके से लोन ले सकते हो। तो ये भी आपका अलाउड होता है, ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन से भी आप लोन ले सकते हो, एक बार में भी सारा पैसा ले सकते हो और ऐसे क्रेडिट लाइन से भी ले सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 है जो सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 13th क्वेश्चन, with reference to digital india land records modernization program consider the following statement। तो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है क्या, तो जो भी जमीन है, जो भी लैंड है, उनका जो रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटली अपलोड करना, ठीक है, ताकि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, इस वजह से ये किया गया था, ठीक है। तो क्या है ये, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, ये गलत है। ये जो फंडिंग है इसके लिए सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर देते हैं, ठीक है। जनरली जो कॉस्ट होता है ना, वो आपका 60:40 का होता है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लेकिन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं है इसको, तो ये गलत है। दूसरा है आपका, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। कैडेस्ट्रल मैप्स आपके होते हैं जो खेत और जो ये प्लॉट वगैरह का जो बाउंड्री मैप होता है ना, वो आपका कहलाता है, ठीक है। तो हाँ, ये भी डिजिटलाइज्ड होगा, इसमें इसको भी डिजिटली अपलोड किया जाएगा, इसके मैप को भी, ठीक है। तो ये सही है। थर्ड है, इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी ठीक है, मतलब जो भी आपकी जमीन है ना, जमीन के जो कागज है वो सिर्फ एक आपकी लोकल भाषा में है, हो सकता है आप गुजरात जाओगे गुजराती में है, महाराष्ट्र जाओगे मराठी में है, दूसरी भाषा में वो एक्सेसिबल ना हो। तो इस वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वो और भी भाषाओं में एक्सेसिबल हो, ताकि कोई भी उसको रीड कर सके, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर आपका, तो बी इज द राइट आंसर। तो हमने 2024 के भी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब हम लोग करने वाले हैं 2025 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल, ये सारे ही आपके इन्वेस्टमेंट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, सेबी के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वो हैं जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से थोड़े से अलग है, जहां पे आपका रिस्क बहुत हाई होता है, रिस्क हाई है तो रिटर्न भी काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। तो ये आपके हेज फंड्स हो गए, आपके वेंचर कैपिटल हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट फंड्स हो गए, ये आपके एआईएफ्स हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। लेकिन स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स, ये तीनों आपके एआईएफ नहीं है, ये आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 सही है, ठीक है। इसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। आरबीआई की इनकम का सोर्स क्या है इसमें से, वो बताना आप मुझे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके कुछ फंक्शन है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो है, ठीक है। पहला आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, तो इसका फंक्शन दिया गया है एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ये सही है आपका। ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, इसको हम लोग ईडी भी कहते हैं। ईडी का काम है आपका ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, पीएमएलए को करना, फीमा को करना, तो ये आपके ईडी के ही काम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा आपका डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो इनका जो काम है वो है एनफोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, ये एकदम ठीक है, इनका काम है ये करना।
दूसरा ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ये भी सही है आपका, ठीक है। फंक्शन और मिनिस्ट्री दोनों ठीक है। तीसरा है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, नाम से पता लग रहा है डेटा को लेके काम होगा, तो ऑब्वियसली कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेमिंग टैक्स इवेडर्स, ये ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ये भी ठीक है। तो ये आपके दो पेयर्स हैं जो एकदम करेक्ट है, बाकी एक जो पहला वाला था वो गलत था, ठीक है। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report। तो ये जो है आपका business responsibility and sustainability report, ये report ना आपका कंपनीज अपने बेसिकली environmental, social, governance इन परफॉर्मेंस पर देती है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये सेबी का पार्ट है, आरबीआई का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। हाँ सही है एकदम। जो आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, ये तीनों चीजें मेजोरिटी में इस रिपोर्ट में कवर होती हैं, ठीक है। तो ये कोई आपका फाइनेंशियल नेचर नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, तो सेकंड सही है आपका, बी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। तो जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है ना, एग्रीकल्चरल इनकम आपका टैक्स फ्री इनकम होता है, ठीक है। इस पे कोई आपका टैक्स नहीं लगता है। अब इसमें जो भी आप क्रॉप कल्टीवेट करते हो, जो आपका लैंड से डायरेक्टली कल्टीवेट हो रहा है, जो भी आप रेंट ले रहे हो, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है, या जो भी आपकी किसी भी तरीके का इनकम आप कर पा रहे हो ना एग्रीकल्चरल लैंड से, वो आपका टैक्स फ्री होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी एलाइड एक्टिविटीज हैं, एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि पोल्ट्री अगर आप करते हो, डेयरी अगर आप करते हो, वूल रेयरिंग का काम करते हो, फिशरीज का काम करते हो, ये सारा आपका एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इन पे टैक्स लगता ही है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो इनकम आता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो ये गलत है आपका। इसके बाद है आपका स्टेटमेंट सेकंड, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। पहले समझते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट आपकी वो चीज होती है जिसको बेचकर मैं कैपिटल गेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब कैपिटल एसेट में आपका लैंड आता है, बिल्डिंग, हाउस, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, गोल्ड, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ आपका कैपिटल एसेट में आता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया लैंड, लैंड में ना आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ये आपका कैपिटल एसेट का पार्ट है। लेकिन जो ये आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है ना, ये जो है आपका कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो आपके पर्सनल आइटम्स होते हैं, क्लोथ, फर्नीचर, जो भी पर्सनल यूज के होते हैं, वो भी आपके कैपिटल एसेट के पार्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये एकदम ठीक है आपका स्टेटमेंट टू। तो आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है, बट स्टेटमेंट टू करेक्ट है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, एज रिगार्ड्स इन्वेस्टमेंट जनरली रिटर्न्स फ्रॉम एंड इन, ये गलत हो जाएगा, फ्रॉम अ कंपनी बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। देखो बॉन्ड होल्डर्स कौन है? बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड आप खरीद रहे हो, आपने पैसे कंपनी को दिए जिनसे आपने बॉन्ड खरीदा है, राइट। तो आप कंपनी को लोन दे रहे हो और उस बॉन्ड पे आपको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने का, तो रिस्क कम है, ठीक है। दूसरा कौन है? आपके स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स यानी कि कंपनी में शेयर खरीद रहे हो आप, तो कंपनी के ओनर हो आप, राइट। तो प्रॉफिट अगर होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ज्यादा रिस्क है। तो जनरली आपके जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क में होते हैं कंपेयर टू बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है कि बॉन्ड होल्डर्स जो है वो लोअर रिस्क में होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर, ये भी ठीक है। जो बॉन्ड होल्डर्स है वो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, राइट। लेकिन जो आपके स्टॉक होल्डर्स है वो तो ओनर है कंपनी के। स्टेटमेंट थर्ड क्या है? होल्डर्स फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। कहने का मतलब ये है आपका, जो कंपनी है ना, कंपनी अगर बिक गई मान लो, ठीक है, आपको मतलब आपने पैसे वैसे लगा रखे हैं, तो प्रायोरिटी ये होती है पहले आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनसे आपने लोन ले रखा है, पहले आप उनको पैसे दो। दूसरे हैं आपके बॉन्ड होल्डर्स और तीसरे हैं आपके स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है स्टेटमेंट आपका। तो स्टेटमेंट वन, टू एंड थ्री तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री दोनों ठीक है, और दोनों ही मिलकर आपका स्टेटमेंट वन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। कि जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं वो थोड़े कम रिस्क में, स्टॉक होल्डर्स जो है वो ज्यादा रिस्क में। क्यों? क्योंकि आपके स्टॉक होल्डर्स ओनर हुए और बॉन्ड होल्डर्स आपके क्या हुआ? लेंडर्स हुए, जो कि कंपनी को लोन दे रहे हैं। साथ ही जब रीपेमेंट की बारी आती है तो बॉन्ड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है स्टॉक होल्डर्स के कंपैरिजन में। हाँ, तो पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है, देन स्टॉक होल्डर्स को। तो ये दोनों ही आपका स्टेटमेंट वन को सही डिफाइन कर रहे हैं। तो बोथ स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री करेक्ट हो जाएंगे, और दोनों मिलकर आपके स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ये एकदम सही है। देखो ये क्या कह रहा है आपका, इंडिया जो है ना, इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट बन चुका है। यहाँ पे डेली जो है ना आपके करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट डेली ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बूम तो आ रहा है, लेकिन ये रिस्की भी हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम ठीक है आपका, कि ग्लोबल इक्विटी ऑप्शंस वॉल्यूम का ना बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया बनता जा रहा है, ठीक है। स्पेशली आपका जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस है वो, ठीक है। इस वजह से बहुत ग्रेट बूम है, बढ़िया है। दूसरा है आपका, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी एकदम सही है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सटल तरीके से लिखा हुआ है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी टाइम पे ना जो इंडिया का मार्केट है ना, उसने हांगकांग को भी टेम्परेरी टाइम के लिए ओवरटेक कर लिया था, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तीसरा है आपका, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। ये गलत है आपका, हमारे पास बॉडी है सेबी। तो सेबी आपका यही काम करती है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है, वार्निंग्स देती है, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स जो है उन पे पेनल्टी भी लगाती है। तो ये है नो रेगुलेटरी, नहीं रेगुलेटरी बॉडी है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रिड्यूस, रिड्यूस के बाद रीयूज, रीयूज के बाद रिसाइकल, रिसाइकल के बाद रिकवर। तो ये 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है। तो बेसिकली इसका मेन एम ये है कि जो वेस्टेज है वो कम हो, रिसोर्सेज को बार बार यूज करें हम लोग, पॉल्यूशन और एमिशन जो है आपका वो कम हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है आपका, कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है रिड्यूस करता है एमिशन को ग्रीन हाउस गैसेस के। तो ठीक है। स्टेटमेंट 2, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। ये भी एकदम ठीक है। रीयूज और रीसाइकिल से ना क्या होता है, जो आपके फ्रेश मटेरियल ना उनकी डिमांड कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। स्टेटमेंट 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये भी एकदम ठीक है। वेस्ट को आपका इनपुट बना दिया जाता है, बाय प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट भी ठीक था आपका। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो अब अगर आप देखो, रॉ मटेरियल कम यूज होगा तो माइनिंग और एक्सट्रैक्शन कम होगा, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन कम होगा तो CO2 आपका कम एमिट होगा, CO2 कम एमिट होगा यानी कि वेस्टेज कम होगा, लैंडफिल कम होगा, मीथेन एमिशन कम होगा। तो बेसिकली ये दोनों ही स्टेटमेंट मिलके स्टेटमेंट 1 को ही डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 2 और 3 एकदम करेक्ट है, और बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेनिंग टू स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसीट क्या करता है, बोरोइंग से लायबिलिटी आपकी बढ़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट का एसेट जो है कम होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आपकी कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, एकदम ठीक है। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। ये गलत है स्टेटमेंट। जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ना गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट की इनकम है, इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ये रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है, कैपिटल रिसीट नहीं होता है। तो ये गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इसका आंसर ना मुझे आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, मैं रीड कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा कितना है, 80,000 करोड़ है। एंड रेवेन्यू रिसीट जो है गवर्नमेंट की वो 60,000 करोड़ है। तो रेवेन्यू रिसीट कितना है हमारे पास, 60,000, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 80,000। तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 80,000 माइनस 60,000 निकल जाएगा। इसके बाद द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़, ठीक है। तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 करोड़ है, रेवेन्यू रिसीट 60 करोड़ है, बोरोइंग 10,000 करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 करोड़ है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ का होगा, हमने देख लिया था 80 माइनस 60, 20 करोड़, 20,000 करोड़ आ गया। इसके बाद फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़, ये मुझे आप लोग बताना फिजिकल डेफिसिट ये सही है कि नहीं। और थर्ड प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। इसके बाद आ जाओ 11th क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक वार्न दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस। वेट बल्ब टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जब एक टाइम के बाद बॉडी में पसीना आना बंद हो जाता है ना, पसीना आपका ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, तो ठंडक सी लगने लग जाती है, वो चीज होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस इज लाइक अ डेंजर लिमिट। तो इस लिमिट पर आपका पसीना इवेपोरेट नहीं होता है, बॉडी का हीट आपका बाहर नहीं निकल पाता है, और हेल्दी इंसान में ना 4 से 6 घंटे में उसकी जान जा सकती है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सेड रिपोर्ट। अब इसका क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले तो
Peninsular India will most likely suffer from flooding, cyclones and ड्रॉट ट्रॉपिकली, ये गलत है आपका। ये स्टेटमेंट जनरली आपका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना है नहीं। फ्लड, साइक्लोन, ये सारा आपका सी सरफेस टेम्परेचर, प्रेशर सिस्टम, इन सब चीजों से लेना देना है इसका। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन सर्वाइबिलिटी एंड हीट स्ट्रेस उससे रिलेटेड है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एज ह्यूमंस will be affected shedding of their body heat through respiration becomes difficult। ये ठीक है आपका, बिल्कुल सही है और ये कोर इम्प्लीकेशन है। देखो हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर होगा, आपका जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं होगा, बॉडी का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर का। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब ये है आपका कि आपकी बॉडी एक टाइम के बाद जो पसीना सूखने लग जाता है ना, ठंडा थोड़ा होने लग जाता है, वो चीज काफी लेट होगी, वो फिनोमेना समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट रुपीज 50,000 10,000 करोड़। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपका, कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट रुपीज 50,000 करोड़। उसके बाद इट इज रिसीविंग रुपीज 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1500 करोड़। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको ये बताना है, ये सही है क्वेश्चन। ये आप लोग ना जो पीडीएफ वगैरह जिन्होंने परचेज कर लिया वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें हम बोरोइंग वाला पार्ट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस जो आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मुझे आप लोग इसका आंसर दोगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, 12th क्वेश्चन का। इसके बाद है आपका 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन को लेके है क्या रिकमेंडेशन थी जो सही थी। तो सबसे पहले तो इस बॉडी को बनाया गया था आपका 2020 से 21 से लेके आपका 2025-26 तक की रिकमेंडेशन देने के लिए, ठीक है। इसका काम ये था जो यूनियन टैक्सेस है उनको स्टेट वाइज शेयर कैसे किया जाए, कैसे ग्रांट्स को शेयर किया जाए, इंसेंटिव्स को कैसे शेयर किया जाए, ठीक है। मेजर जो इसका फोकस एरिया था वो था फिस्कल डिसिप्लिन, इंसेंटिव्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इन सभी एरियाज पे काम करना, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 क्या है, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes। ये ठीक है आपका। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम इंसेंटिव ग्रांट रेकमेंड किए हैं और ये नंबर आपका कुछ 4,800 ही मैच करता है। तो ये पूरा एकदम करंट बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा है आपका 45% of the net proceeds of union taxes are to be shared with the states। ये एकदम ठीक है आपका। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 45% जो शेयर्स का रिकमेंडेशन है ये दिया है, ठीक है। थर्ड है आपका 45,000 crores are to be kept as performance based incentive for all states for carrying out agricultural reforms। ये गलत है आपका। आपका 1 से 2 लाख करोड़ दिया गया है, ना कि 45,000 करोड़, ठीक है। तो ये गलत है। इसके बाद आ जाओ, फोर्थ है आपका इट रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिस्कल परफॉर्मेंस। ये भी ठीक है आपका। 15th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स एफर्ट एंड फिस्कल डिसिप्लिन को रिवॉर्ड क्राइटेरिया में इंक्लूड किया है। ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला में आया है। तो ये एकदम ठीक है आपका। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें आई थी मैंने आपको बताया था। इसमें पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ठीक था, सेकंड ठीक था, थर्ड गलत था एंड फोर्थ ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी के बारे में बताना है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इसको 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका काम है लोन और जो गारंटीज होती है वो प्रोवाइड करना मिडिल इनकम और जो आपके क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज है ना उनको, ठीक है। ताकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट ये लोग दे रहे हैं ना उससे पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह में जो ये आप मिडिल इनकम और लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, एकदम ठीक है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सिंगल हैंडेडली तो काम नहीं करता है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है इट वॉज स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये ठीक है। ये 1944 में पोस्ट जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था ना उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये ठीक है आपका और ये ठीक है आपका। फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर।
इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी, ठीक है। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स। आरटीजीएस क्या होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की होती है उसके लिए किया जाता है। या आपका रियल टाइम सेटलमेंट है यानी कि पैसा आपका तुरंत ट्रांसफर होता है, ठीक है। कस्टमर चार्जेस भी इसमें लग सकते हैं और इसके जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड है, आरबीआई ने फिक्स्ड आवर्स डिफाइन कर रखे हैं इसके लिए, ठीक है। दूसरा है आपका एनईएफटी, एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपका स्मॉल और लार्ज दोनों ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो आपके फ्लेक्सिबल है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है आपका। दूसरा है आपका इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन व्हाइल दैट इज नॉट द केस विद एनईएफटी, ये गलत है आपका। बैंक मोस्टली आपका आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में चार्ज करते हैं, इनवर्ड ट्रांजेक्शन आपका फ्री होता है। आरटीजीएस या एनईएफटी में इनवर्ड में यूजुअली चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। इनवर्ड ट्रांजेक्शन मतलब पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, आउटवर्ड मतलब आप भेज रहे हो किसी दूसरे के अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद है थर्ड आपका ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी, एकदम ठीक है, मैंने आपको बताया ये अभी। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है सही हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। United Arab Emirates, France, Germany, Singapore, Bangladesh. How many countries amongst the above are there other than India where international merchant payment are accepted under UPI? तो आपका यूएई, फ्रांस और सिंगापुर ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर जो हमारा इंडियन कार्ड यूपीआई पेमेंट्स वगैरह जो है वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। इन तीनों के अलावा ये बाकी स्टेटमेंट गलत है आपका, जर्मनी में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। यूएई, फ्रांस एंड सिंगापुर सिर्फ ये तीन है जहां पे हो सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 2024 और 25 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने टोटल 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमी के कवर कर लिए हैं, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप चाहते हो ना वहां जाके आप जो भी 10-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमी के उनको करो, इकोनॉमी के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आपको मिनिमम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी होगी, ठीक है। तब जाके आप वहां पे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें से हमारे 163 हो चुके हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी के 337 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिटरली करंट अफेयर से प्रिपेयर किए हैं वो क्वेश्चन, मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसको कराने के लिए। तो वो हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में कवर, जो कि आपका पार्ट 6 रहने वाला है, ठीक है। तो वहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। बाकी आप इकोनॉमी के अलावा किसी और सब्जेक्ट की, जैसे कि आपका एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में एक बुक टैग कर दूंगी, इस बुक को आप चेक कर लेना। इसमें हर सब्जेक्ट के पिछले 10 सालों के आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी अगर ये नोट्स अगर आपको परचेज करने हो तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।